हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल करंट। दोस्तों, यहाँ पिछले 2 से 3 दिनों के बीच घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो न सिर्फ पीटी बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी जो समसामयिकी से संबंधित घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 का पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किन भारतीयों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अदनान आबिदी एवं शना इरशाद मट्टू, ऑप्शन बी अमित दवे, ऑप्शन सी दानिश सिद्दीकी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार इन सभी लोगों को प्रदान किया गया है, तो यहाँ आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पत्रकारिता, पुस्तक, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में 9 मई 2022 को पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार विजेताओं में भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, शना इरशाद मट्टू एवं अमित दवे के साथ साथ दिवंगत दानिश सिद्दीकी का भी नाम है। दोस्तों, दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। उनकी तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान अफगानिस्तान में मौत हो गई थी। दिवंगत दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार पहले भी मिल चुकी थी। उन्हें वर्ष 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लें कि यह पुरस्कार न सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार है, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी और यह पुरस्कार कुल 21 कैटेगरी में प्रदान की जाती है। मशहूर शास्त्रीय संगीत कलाकार पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। वे संगीत के किस क्षेत्र में अपनी कला के लिए विख्यात थे? दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए विश्वविख्यात थे। तो यहाँ पर विकल्प है ऑप्शन बी, जो सही आंसर है। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हो गया। 84 वर्षीय पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का जाना शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने संतूर की लोकप्रियता को घर घर तक पहुंचाया था और विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। पंडित शिव कुमार शर्मा की जीवनी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता पंडित उमा दत्त शर्मा भी जाने माने गायक थे, अतः संगीत उनके खून में मौजूद था। संतूर, जैसा कि मालूम है कि जम्मू कश्मीर में प्रचलित एक वाद्य यंत्र है, जिसे पंडित शिव कुमार शर्मा ने विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा ने प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ जोड़ी बनाई थी, जो संगीत प्रेमियों के बीच शिव हरि के नाम से जाने जाते थे और इसी नाम से वे फिल्मों में संगीत भी दे रहे थे। दोनों ने मिलकर कई हिंदी फिल्मों में अपने संगीत दिए हैं, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख फिल्में जो काफी प्रचलित रही या हिट फिल्में रही थी, वे हैं सिलसिला, लम्हे, चांदनी, जो तीनों काफी हिट फिल्में थी और इनके संगीत इन्हीं के द्वारा दिए गए थे, शिव हरि के द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य में टोमेटो फीवर के मामले सामने आए हैं? ध्यान रहे, टोमेटो फीवर के मामले। तो ये राज्य है केरल। आंसर है ऑप्शन बी। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में टोमेटो फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। दोस्तों, टोमेटो फीवर एक अज्ञात बुखार है और इसके मामले ज्यादातर केरल में ही मिले हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि यह बीमारी वायरल बुखार है या चिकनगुनिया अथवा डेंगू बुखार का परिणाम है। इस रोग से ग्रसित बच्चों में लगभग टमाटर के आकार के चकत्ते शरीर में निकल आते हैं। इसमें त्वचा में जलन होती है। अन्य जो लक्षण हैं इस बीमारी यानी टोमेटो फीवर के, वो है तेज बुखार, शरीर में दर्द, जोड़ों में सूजन, थकान, टमाटर के आकार के चकत्ते और मुंह में जलन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ आंसर है ऑप्शन सी।
भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों एवं महत्व को भी याद करता है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट से हुई थी। जैसा कि मालूम है कि यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था जो 1998 में किया गया था। भारत ने 1998 में 11 मई के ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार जो नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड है वो प्रदान किए जाते हैं और यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों से एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन केंद्रीय मंत्री करेंगे? दोस्तों, ये हैं अनुराग ठाकुर। आंसर है ऑप्शन ए। इस वर्ष 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। दोस्तों, फ्रांस में आयोजित होने वाला यह फेस्टिवल, जिसमें बॉलीवुड के कलाकारों में जिनमें प्रसिद्ध है अभिनेता अक्षय कुमार, संगीतकार ए आर रहमान, फिल्मकार शेखर कपूर, अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये सभी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। इनके अलावा भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले लोगों में प्रसिद्ध हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं, मलयालम एक्ट्रेस नयनतारा, प्रसून जोशी, आर माधवन, रिकी केज, शेखर कपूर का नाम तो मैंने पहले लिया। इसके अलावा तेलुगु और तमिल एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और वाणी त्रिपाठी। दोस्तों, इन सभी को यानी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी लोगों को कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने का मौका मिलेगा। जी हां, रेड कारपेट एक सम्मान दी जाती है फिल्मी हस्तियों को कांस में। सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत को आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया है और यह ऐसा पहली बार कांस में हो रहा है। अब यह संभवतः परंपरा चलेगी कि हर वर्ष किसी कंट्री को कंट्री ऑफ ऑनर दी जाएगी इस फिल्म फेस्टिवल में। तो यहां ध्यान रखिए कि पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस देश को कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया है तो वो देश भारत है। इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मुख्य फीचर फिल्म प्रतियोगिता में बतौर जूरी नजर आने वाली हैं। जी हां, दीपिका के अलावा इस जूरी में 9 अन्य लोग भी शामिल होंगे जो अलग अलग देशों के फिल्मी दुनिया के कलाकार होंगे। दोस्तों, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म नामक बीमारी से जूझ रहे हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खतरनाक दिमागी बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। दोस्तों, उन्हें पिछले साल इस कारण हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। यह एक गंभीर बीमारी है जो मस्तिष्क से संबंधित है। सेरेब्रल एन्यूरिज्म यह बीमारी दिमाग यानी ब्रेन के किसी भी हिस्से में हो सकती है और किसी भी उम्र में यह व्यक्ति को चपेट में ले सकती है। तो यह ध्यान है कि विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह बीमारी अधिक अपने लपेटे में लेती है। इस बीमारी में होता क्या है? ये जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, इसके होने पर रक्त वाहिकाओं में, जी हाँ, जो ब्लड वेन है उनमें एक उभार आ जाता है और वह गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। इस बीमारी में स्ट्रोक, कोमा या मौत भी हो सकती है। इसके अन्य जो प्रमुख लक्षण उसमें तेज सिर दर्द होना, हाथ पैर में लकवा मार जाना, लगातार कमजोरी और चक्कर आना, ये सभी मुख्य लक्षण है सेरिब्रल एन्यूरिज्म के। किस संस्था के द्वारा राजद्रोह कानून सेडिशन लॉ के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है? दोस्तों, यह है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुनर्विचार होने तक, यानी संसद जब इस पर पुनर्विचार करे तो उस वक्त तक राजद्रोह कानून यानी 124A के अंतर्गत कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाए। ऐसा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पुराने मामलों में भी लोग
जिन पर ये राजद्रोह का कानून या राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, वैसे लोग भी अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून के अंतर्गत जेल में बंद सभी आरोपियों को जमानत के लिए कोर्ट के पास जाने की भी छूट प्रदान की है। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने दिए हैं। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों जारी किए। तो कारण ये है कि 2021 में मेजर जनरल जो रिटायर्ड हो चुके हैं SG वोम्बटकेरे ने राजद्रोह से जुड़े IPC के सेक्शन 124A को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। कौन किए थे? याद रखिएगा, मेजर जनरल जो रिटायर्ड है SG वोम्बटकेरे। इसकी सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के राज्य से चले आ रहे इस औपनिवेशिक कानून के बारे में बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी और कोर्ट का यह मानना था कि अब इसका क्या औचित्य है। दोस्तों, जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आरंभ हुई तब सरकार ने आरंभ में इस कानून का काफी बचाव किया कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए 9 मई को कानून की समीक्षा की बात मान ली। अब सरकार ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस कानून की समीक्षा करने को तैयार है, अतः इसकी वैधता पर कोर्ट अब आगे विचार ना करे। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर ये राजद्रोह का मामला जो IPC की धारा 124A ये है क्या। तो IPC यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 124A कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर लिखित या मौखिक रूप से या हस्ताक्षर या किसी अन्य जाहिर तरीके से विधि द्वारा स्थापित यानी कानून के द्वारा जो स्थापित सरकार है कि उनके खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अवमानना की स्थिति पैदा करता है तो उसे राजद्रोह का दोषी माना जाएगा और इसके लिए उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर हाल ही में किनकी नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इनके अनुसार विकल्प A राजीव कुमार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों, मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुशील चंद्र है वे 14 मई 2022 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे और इसके पश्चात 15 मई को राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालेंगे। दोस्तों, राजीव कुमार अभी तक जो वर्तमान में हैं वो चुनाव आयुक्त के पद पर आसीन हैं। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग में आयुक्त के पद पर हुई थी। नियमों के अनुसार कोई मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो लागू होती है, यानी उस वक्त तक के लिए ही वो इस पद पर बना रहता है। राजीव कुमार के कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि उनकी जन्म तिथि क्या है। तो उनका जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ है, अतः उनका कार्यकाल 2025 तक निश्चित रूप से रहेगा। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वे 2024 तक जब आम चुनाव होंगे तो उस वक्त तक वे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहेंगे। दोस्तों, अब आइए पिछले 2-3 दिनों में घटित कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? दोस्तों, यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में लागू की गई है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है? तो यह है 12 मई। केंद्र सरकार 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो यह संख्या है 33। केंद्र सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 55% 2024 तक। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यह है यून सुक येओल जो हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं।
किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? तो ये महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है अथवा किसने लिखी है? तो इसके लेखक है प्रकाश सिंह। वे एक आईपीएस अधिकारी हैं और इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, नॉवल शिक्षा एवं नॉवल करंट ये दोनों चैनल आपकी सफलता के लिए कृत संकल्पित हैं, इसलिए आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।